नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अतुल और स्वागत करता हूं आप सभी का लक्ष्य सफलता की चौखट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत हमने नया टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसका नाम था निम्न जाति सुधार आंदोलन। इसका हमने एक पार्ट पहले ही पढ़ लिया है, जिसमें हमने पश्चिम भारत में होने वाले दलित आंदोलनों के बारे में पढ़ा था। आज हम इसके दूसरे पार्ट, जिसमें हम दक्षिण भारत में होने वाले दलित मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे और इतने सारे आंदोलनों को हमको पढ़ना है। हमने आपको पहले ही बताया था कि पीसीएस के दृष्टि से यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं और यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन्स भी होते हैं। तो आइए उनको हम दूर करते हैं। निम्न जाति के अंतर्गत दक्षिण भारत में होने वाले आंदोलनों में सबसे पहला जो नंबर आता है वो अरब्बी पुरम आंदोलन का आता है। जितने भी दक्षिण में मूवमेंट हो रहे हैं, इनसे नेताओं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सबसे ज़्यादा कि उनके लीडर कौन थे। और समस्या ये होती है कि एक-एक मूवमेंट के कई सारे लीडर होते हैं, 3 किसी में 4 लीडर होते हैं, तो याद रखना काफ़ी मुश्किल होता है। हालाँकि ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे लीडर 1 हो, चाहे 3 हो, सबके नाम आपसे पूछे जाते हैं, तो सबको ध्यान देना है। अरब्बी पुरम आंदोलन 1888 में प्रारंभ होता है। स्थान लगभग-लगभग सबका केरल तमिलनाडु ही रहेगा। तो दोनों को गेस करना है कि किसका केरल है, किसका तमिलनाडु है। नेतृत्वकर्ता इसके हैं श्री नारायण गुरु। इनकी जाति से प्रश्न पूछा गया है, किस जाति से बिलोंग करते थे? एझवा। एझवा एक काफी ज्यादा दबी कुचली जाति थी, काफी ज्यादा इसका शोषण होता था, उस जाति से बिलोंग करते थे। इन्होंने 1903 में श्री नारायण धर्म परिपालन योगक्षेम नामक संस्था की स्थापना की थी और इनका एक नारा है, काफी चर्चित है, क्योंकि संस्था का नाम जो दिया है तो आप इसको जान जाएंगे, श्री नारायण लगा हुआ है, आप तुरंत जान जाएंगे कि ये नारायण गुरु के द्वारा स्थापित की गई है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं। अरब्बी पुरम आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? इनका नाम आपको बताना पड़ेगा, नारायण गुरु का। और इनका जो नारा है काफी ज्यादा चर्चित है, ये पूछा जाता है, मानव के लिए एक धर्म, एक जाति तथा एक ईश्वर। बाद में इनका शिष्य आएगा अलप्पी रंगराजन और इनसे एक कदम आगे बढ़ जाएगा और कहेगा मानव के लिए कोई धर्म, कोई जाति, कोई ईश्वर नहीं है। अगले नंबर पर न्याय दल आंदोलन जस्टिस पार्टी मूवमेंट के नाम से ज्यादा प्रचलित था। 1916 में इसकी स्थापना की जाती है। होता यह है कि 1916 में CN मुदलियार और P त्यागराज, ये दोनों का तस्वीर है, दोनों लोगों ने मद्रास में दक्षिण भारतीय उदारवादी संघ नामक एक संस्था की स्थापना करते हैं। बाद में इसी संस्था के द्वारा जस्टिस नामक, ये न्यूज़पेपर का फोटो है, जस्टिस नामक न्यूज़पेपर निकालते हैं और इसी वजह से ये नाम इतना ज्यादा प्रचलित हो जाता है कि इन्होंने अपनी पार्टी का भी नाम इससे बदल करके जस्टिस पार्टी रख दिया। और इस जस्टिस पार्टी का उद्देश्य क्या था? जस्टिस दिलवाना था। किसको जस्टिस दिलवाना था? निम्न जातियों को ब्राह्मणवादी जो व्यवस्था थी उससे जस्टिस दिलवाना था और ब्राह्मणों के विशेषाधिकार को कम करना था। जो उनको विशेषाधिकार दिए गए थे उनको खत्म करके बाकी सब लोगों को बराबर बराबर अधिकार दिलवाना इनका उद्देश्य था। समय आता है 1937 का। 1937 के दरमियान पेरियार, जिनके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे जस्टिस मूवमेंट के बाद, आत्मसम्मान आंदोलनों में इनको डिटेल से हम पढ़ेंगे। क्योंकि 1937 के आसपास तमिल राजनीति में पेरियार का काफी महत्व बढ़ जाता है। ये कांग्रेस के एक बहुत बड़े लीडर हुआ करते हैं, लेकिन कांग्रेस में ब्राह्मणों के वर्चस्व बढ़ जाने के कारण जब इनकी बातों को नहीं सुना जाता, इनकी मांगों को स्वीकार नहीं किया जाता, तब काफी ज्यादा नाखुश होते हैं और नाखुश होकर के, नाराज होकर के इन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। तो इसी दरमियान की बात हो रही है और इनका कब काफी ज्यादा कद बढ़ गया है। जब कद इनका बढ़ गया है तो इनको जस्टिस पार्टी का अध्यक्ष चुन लिया जाएगा। और इसी वर्ष राजा जी, कांग्रेस के एक बहुत बड़े लीडर हैं, हम आपको इनका नाम नहीं बताएंगे, आपको स्वयं से सर्च करना है। इनके नाम से एक नेशनल पार्क भी है, राजा जी नेशनल पार्क, ये उनका उपनाम लिखा हुआ है यहाँ पर। आपको इनका मूल नाम बताना है सर्च करके और नीचे कमेंट करना है। तो राजा जी ने क्या किया? हिंदी को अनिवार्य भाषा घोषित कर दिया। पूरे देश में हिंदी को अनिवार्य भाषा शिक्षण के लिए घोषित कर दिया। यानी अब हर व्यक्ति को शिक्षण कार्य जो है हिंदी में करना पड़ेगा। जैसे कि ममता बनर्जी की सरकार ने पश्चिम बंगाल में बांग्ला को अनिवार्य भाषा घोषित कर दिया था, उसी प्रकार से वहां पे भी तमाम सारे मूवमेंट हुए थे गोरखाओं के द्वारा, वही सिस्टम यहाँ पर भी होता है। तो इन्होंने, पेरियार ने इस बात का बहुत ज्यादा विरोध किया, क्योंकि दक्षिण भारतीय जो लोग थे तमिलनाडु के, वो हिंदी का विरोध करते थे और वो अपनी भाषा तमिल को बहुत ज्यादा पसंद करते थे। इस वजह से उन्होंने आंदोलन कर दिया और ये आंदोलन काफी ज्यादा तीव्र हो गया। इस आंदोलन को ही द्रविड़ आंदोलन के नाम से जाना जाता है। आंदोलन इन्होंने इतना भयंकर तरीके से किया कि उन्होंने एक अलग देश की मांग कर डाली, यानी द्रविड़ नामक एक राज्य, एक देश की मांग कर डाली। कहा कि हम लोगों के लिए एक अलग देश चाहिए।
इस आंदोलन से पेरियार काफी ज्यादा पॉपुलर हो गए, और जब पॉपुलर हो गए तो उन्होंने 1944 में जस्टिस पार्टी का नाम बदल करके द्रविड़ कजगम यानी द्रविड़ संघ रख दिया। ये तस्वीर है CN अन्नादुरई के साथ इनकी। CN अन्नादुरई और इनकी क्या केमिस्ट्री है आगे समझते हैं। होता यह है, बाद में पेरियार ने अपने से 20 साल की छोटी महिला से विवाह कर लिया। इस बात से CN अन्नादुरई जो उनके सहयोगी होते हैं, मित्र होते हैं, नाराज हो जाते हैं, उनसे मतभेद हो जाता है और CN अन्नादुरई उनसे द्रविड़ कजगम से अलग हो करके 1949 में एक नई पार्टी बनाई जिसका नाम था द्रविड़ मुन्नेत्र कजगम, DMK शॉर्ट में इसको कहा जाता है। तो उसका अस्तित्व लगभग खत्म हो जाएगा द्रविड़ कजगम का, और DMK नामक एक नई पार्टी आ जाती है। इन्होंने काफी प्रयास किए 1949 के पश्चात, और 1967 में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी बने। बाद में भी एक और विभाजन होने वाला है DMK का। 1972 में तमिल अभिनेता व राजनीतिज्ञ MG रामचंद्रन ने इसका विभाजन कर दिया। ये MG रामचंद्रन है और ये तमिल अभिनेता भी हैं, पहले तमिल अभिनेता थे, और ये J जयललिता के साथ उनकी केमिस्ट्री बढ़िया चलती थी, तो दोनों लोग मूवीज बनाते थे, दोनों को प्यार भी हो जाएगा। और इस तरह से इन्होंने, रामचंद्रन ने, जिनको शॉर्ट में MGR के नाम से भी जाना जाता है, एक नई पार्टी बनाई। इससे अलग होकर के DMK से AIADMK, शॉर्ट में इसको ADMK भी कहा जाता है, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कजगम, अन्ना द्रमुक हिंदी में शॉर्ट में कहा जाता है। और यही दोनों पार्टियां आज दक्षिण भारत में बारी बारी से अपनी सरकार बनाती रहती है। इनमें काफी ज्यादा कंपटीशन होता रहता है, मेनली तमिलनाडु में। तो आगे क्या होता है चलिए जान लेते हैं। इनकी कहानी को आगे बढ़ाते हैं हम MG रामचंद्रन की। उनकी मृत्यु के पश्चात अभिनेत्री J जयललिता, ये उनकी बात का तस्वीर है, उन्होंने पार्टी की बागडोर संभाली और 2011 से लेकर के 2021 तक इस पार्टी की सरकार रही, इस AIADMK की सरकार रही। हालांकि 2-3 साल पहले इनकी मृत्यु भी हो जाती है, और उनकी मृत्यु के पश्चात पार्टी काफी ज्यादा चरमरा गई है। और हाल ही में अभी जो इलेक्शन हुआ है तो इनको करारी हारनी पड़ी। उधर जो DMK बनाई गई थी, DMK के एक महत्वपूर्ण नेता M करुणानिधि थे, इनकी भी कुछ समय पहले मृत्यु हो चुकी है, और इन्होंने 2021 में, अभी तक पार्टी इनकी मजबूत थी, 10 साल तक इन्होंने पार्टी चलाई, और 2021 में 125 सीटों के साथ अभी भी इन्होंने चुनाव जीता है, और चुनाव जीत करके MK स्टालिन को अपने राज्य का मुख्यमंत्री बनाया है। स्टालिन किसके बेटे हैं? M करुणानिधि के बेटे हैं। तो स्टालिन को मुख्यमंत्री बनाया गया। आपका करंट का क्वेश्चन हो गया। फिर से अपने मूवमेंट में आते हैं, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट मूवमेंट, दक्षिण भारत में होने वाला सबसे इंपॉर्टेंट मूवमेंट को पढ़ते हैं, आत्मसम्मान आंदोलन, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। 1920 में चलाया गया, ये ध्यान रखना है। इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? इरोड वेंकट रामास्वामी नायकर। इन्हें पेरियार के नाम से भी जाना जाता है। इनके कथनों से आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से नफरत करते थे। ये बहुत बड़े नास्तिक थे, नास्तिकों के लीडर कह सकते हैं देश में। ईश्वर को धूर्त ने बनाया, जो धूर्त लोग थे उन्होंने ईश्वर को बनाया है, लुटेरों ने उसे पुजवाया और मूर्खों ने उसे पूजा। इस तरह करके इनके तमाम सारे स्टेटमेंट हैं, आप देख सकते हैं। इन्होंने छोटी जातियों को मंदिर में जबरदस्ती प्रवेश कराकर मूर्तियों को चप्पलों से पीटा तथा ब्राह्मणों को चप्पल की माला पहनवाई। इस तरह करके ये काफी ज्यादा उग्र इन्होंने मूवमेंट किया था। मनुस्मृति को इन्होंने जला दिया और एक नई पुस्तक लिखी, सच्ची रामायण। ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा चर्चित है। सच्ची रामायण किस भाषा में लिखी गई है? तमिल में। और सच्ची रामायण का रचयिता कौन है? तो आपको इनका नाम बताना है। याद रखें, तमिल रामायण की रचना इन्होंने नहीं की थी। तमिल रामायण जो है उसको मध्यकाल में कंबन के द्वारा लिखा गया था। सच्ची रामायण तमिल भाषा में पेरियार के द्वारा लिखी गई थी। इस स्टोरी को बाकी आप पढ़ लीजिएगा। पुरोहितों की ये बात जो कॉमन है, अछूतों को विवाह करने की विधियां बता रहे हैं। हमने आपको उत्तर भारत में चलने वाले आंदोलनों में फुले के साथ भी यही बात बताई थी। फुले ने भी यही काम किया था। जितने लोग यही काम कर रहे हैं कि जो ब्राह्मणों द्वारा किए जाने वाला काम है उसको समाप्त करके पर्सनल हम लोग उसको करें और अपने लोगों को ये सब काम सिखाएं। इस तरह से काफी ज्यादा इनके जो मूवमेंट है काफी ज्यादा उग्र होता है। एक अगला मूवमेंट होता है वायकोम सत्याग्रह। वायकोम सत्याग्रह और गुरुवायूर सत्याग्रह, ये दो आंदोलन बहुत ज्यादा परेशान करते हैं हमें, बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। इनको ध्यान समझना है। आपको एक बात बता दें कि वायकोम और गुरुवायूर जो दोनों आंदोलन हैं, एक ही आंदोलन की दो कड़ियां हैं।
यानी एक ही आंदोलन 2 चरणों में होता है। प्रथम चरण में उसको वायकोम सत्याग्रह कहा जाता है और इसी आंदोलन के अगले चरण को गुरुवायूर सत्याग्रह कहा जाता है। तो एक-एक करके जानते हैं। केरल की त्रावणकोर रियासत में काफी ज्यादा समस्या थी। हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। नागेली की जो कहानी थी वो भी त्रावणकोर रियासत से संबंधित थी। यानी काफी ज्यादा यहाँ पर भ्रष्टाचार था। यहाँ पर एक गांव था वायकोम, वहां पर इस मूवमेंट को स्टार्ट किया जाता है, इसलिए इसको वायकोम सत्याग्रह कहा जाता है 1924 में। नेता नारायण गुरु, एन कुमारन और टीके माधवन, तीनों का तस्वीर क्रमशः है, इसको देख लीजिएगा। याद रखें कि पीसीएस में प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तीनों के नाम दिए जाते हैं और एक चौथे व्यक्ति का नाम दे दिया जाएगा बाहर से। पूछ लिया जाएगा कौन सा व्यक्ति वायकोम सत्याग्रह से जुड़ा नहीं है, इसका लीडर कौन नहीं था, तो आपको थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसको ध्यान रखना है आपको। तलैया प्रथा यहाँ पर प्रचलित है। तलैया प्रथा के कारण एजुआ जाति को मंदिर में प्रवेश तो छोड़ दीजिए, दूर की बात है, उस सड़क पर नहीं चलने दिया जाता है जो मेन रोड जाती है मंदिर के लिए। यानी कोई जो रोड जा रही है मंदिर के लिए, उस रोड में भी एजुआ जाति को चलने नहीं दिया जाता है। साथ ही उनको समारोह से उचित दूरी बनाकर रखने के लिए कहा जाता है। कितनी दूरी बनाकर रखने के लिए कहा जाता है? एजुआ और पुलैया जातियों के लिए, एजुआ के लिए 16 फुट और पुलैया के लिए 32 फुट। लेकिन वो लोग क्या करते थे, रोड में तो इस तरह से चलते थे, लेकिन अगर उनके एजुआ और पुलैया जातियां थी तो उनके घर जाते थे वो, तो उनकी जो पत्नियां थी, उनकी जो महिलाएं थी घर में, उनको सेक्स करने के लिए वो मजबूर करते थे या उनको ऐसा करना पड़ता था। यानी रोड में रहेंगे तो कहते थे कि 16 फुट की दूरी मास्क है जरूरी, घर में जाते थे तो कहते थे 0 फुट की दूरी रोमांस है जरूरी। तो ऐसी घटिया सी प्रथाएं यहाँ पर चल रही थी। इन प्रथाओं का विरोध किया गया इस वायकोम सत्याग्रह के द्वारा। इन तीनों लोगों ने मिलकर के इस गांव से इस आंदोलन को स्टार्ट किया। आंदोलन आगे बढ़ा और इसमें नारायण गुरु के नेतृत्व में लोगों ने मंदिर में प्रवेश कर दिया, यानी जबरदस्ती लोग मंदिर में घुस गए। केरल कांग्रेस कमेटी ने इसमें सहयोग दिया तथा केपी केशव मेनन व पेरियार भी इस आंदोलन से जुड़ गए। ये दो लोग नए जुड़ गए यहाँ पर। इससे पहले केरल कांग्रेस जो कमेटी है वहां पर भी कांग्रेस की कमेटी थी, उसने भी इस आंदोलन में काफी ज्यादा भाग लिया। इस आंदोलन को पूरे देश का समर्थन मिला, पूरे देश में इसकी आग जो है फैल जाती है और सारे देश के लोग इन लोगों का सपोर्ट करती, किन लोगों का, सत्याग्रहियों का सपोर्ट करती। और परिणाम ये निकलता है कि महात्मा गांधी को वहां पर जाना पड़ता है 1925 में, और त्रावणकोर की जो महारानी थी उनसे बातचीत करी जाती है गांधी जी के द्वारा, और बातचीत करने के बाद परिणाम पूरी तरह से नहीं निकल पाता है कि पूरी तरह से मंदिर में प्रवेश दे दिया जाए दलितों को, लेकिन वो जो आम रास्ता था, जिस रास्ते से उनको नहीं जाने दिया जाता था, मंदिर वाला जो रास्ता था, उस रास्ते में चलने की परमिशन मिल जाती। यानी उनका जो पूरा उद्देश्य था मंदिर में प्रवेश करने का वो पूरा नहीं हुआ है, अभी उद्देश्य आधा ही हुआ है। रोड में चलने की परमिशन मिल गई है, अगले कड़ी में जो हम गुरुवायूर पढ़ने वाले हैं उसमें उनको मंदिर में प्रवेश की परमिशन भी मिल जाएगी। वायकोम सत्याग्रह के 6-7 सालों के बाद गुरुवायूर सत्याग्रह चलाया जाता है। स्थान वही है, नेता बदल जाएंगे, के केलप्पन, ये उनका तस्वीर है, ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीक्ष्ण पिल्लई, ए के गोपालन, तीनों लोगों ने मिल करके गुरुवायूर आंदोलन चलाया। मैंने आपको पहले ही बताया कि उसी आंदोलन की अगली कड़ी है, उसमें रास्ते में चलने की परमिशन मिल गई थी, इसमें मंदिर में प्रवेश करने के उद्देश्य से इन्होंने मूवमेंट चलाया। फिर से के केलप्पन महोदय ने आमरण अनशन कर दिया। ये बहुत बड़े गांधीवादी नेता थे, यानी सत्याग्रह इन्होंने किया था, कोई जबरदस्ती नहीं की थी, सत्याग्रह कर दिया इन्होंने, भूख हड़ताल कर दी। और गांधी जी फिर वहां पहुंचना पड़ा। गांधी जी ने आश्वासन दिया कि हम लोग आपकी हेल्प करेंगे। गांधी जी पुनः जाएंगे और त्रावणकोर के राजा से मुलाकात करेंगे, और इस तरह से इस बार इन जातियों के लिए मंदिर में प्रवेश करना भी उनको की परमिशन जो है मिल जाती। तो गुरुवायूर आंदोलन भी सफल रहता है। इन आंदोलनों का क्रम आपको बहुत ध्यान रखना है। मेनली ये दो आंदोलन विशेष तौर पर आपको ध्यान देना है, इनका क्रम और इनकी डेट और इनके सारे लीडर, 3 के 3 जो लीडर आपको बताया जा रहे हैं, इन 3 का जो सेट है ये आपको रट लेना है, बहुत ज्यादा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। 2 छोटे मूवमेंट बचे हैं, नायर सर्विस सोसाइटी और प्रजामित्र मंडली। इन संस्थाओं के लीडर्स को आपको ध्यान रखना है कि नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? मन्नार पद्मनाभ पिल्लई, उनका तस्वीर है, और प्रजामित्र मंडली को स्थापित किया था CR रेड्डी। तो CR रेड्डी का तस्वीर नहीं हमें मिला है, आपको इससे ध्यान रखना है। ये नायर सर्विस सोसाइटी को लेकर के क्वेश्चन पीसीएस में कई बार पूछा गया है। चलते हैं वीडियो के अंतिम पड़ाव पर। इसमें एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, इस स्टेटमेंट को समझ लेना है। यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा। स्टेटमेंट है बाल गंगाधर तिलक का।
याद रखिए ऐसे स्टेटमेंट अक्सर पूछ लिए जाते हैं परीक्षाओं में और अंबेडकर, पेरियार आदि लोगों को टिक करके चले जाते हैं बच्चे। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने दलितों के लिए ऐसे काम किए हैं, उनके सुधार के लिए काम किए हैं, तो हम लोग गेस करके इन्हीं को टिक करते हैं। भले ही बाल गंगाधर तिलक ने दलितों उद्धार के लिए कोई काम नहीं किया है, लेकिन उनका ये स्टेटमेंट है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अंबेडकर का कथन है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। इन्होंने जाति व्यवस्था, छुआछूत के बारे में क्या स्टेटमेंट दिया है, इसको थोड़ा सा ऐसे जानकारी के लिए देख लेते हैं। कास्ट इज ए स्टेट ऑफ माइंड, जाति जो है दिमाग की एक दशा है। इट इज अ डिसीज ऑफ माइंड, ये दिमाग की एक बीमारी है। द टीचिंग्स ऑफ हिंदू रिलीजन आर द रूट काज ऑफ दिस डिसीज, और इस डिसीज जो बीमारी है इसकी जड़ें कहां पर हैं? इसकी जड़ें हिंदू रिलीजन की जो टीचिंग्स हैं, उसकी जो शिक्षाएं हैं, यानी जो वेदों में, पुराणों में, इन चीजों में जो शिक्षाएं दी गई हैं, वो इसकी जड़ें हैं वहां पर। वी प्रैक्टिस कास्टिज्म एंड वी ऑब्जर्व अनटचेबिलिटी बिकॉज वी आर इंजॉइंटेड टू डू सो बाय द हिंदू रिलीजन। हम लोगों ने जाति व्यवस्था को प्रैक्टिस किया है और छुआछूत को बहुत ज्यादा ध्यान से, बहुत ज्यादा गौर से देखा है, क्योंकि हम लोग ऐसा करने के लिए मजबूर थे, या कह सकें कि हम लोगों का जो जन्म हुआ है इस जाति में हुआ है, इस वजह से हम लोगों को ऐसा करना पड़ा। ए बेटर थिंग कैन नॉट बी स्वीट, एक कड़वी चीज को कभी भी हम मीठा नहीं कह सकते हैं। द टेस्ट ऑफ एनीथिंग कैन बी चेंज्ड, किसी चीज का स्वाद बदला जा सकता है, बट पॉइजन कैन नॉट बी चेंज इनटू नेक्टर, लेकिन जहर कभी भी नेक्टर में नहीं बदला जा सकता, यानी जहर को कभी भी अमृत में नहीं बदला जा सकता। तो ऐसे स्टेटमेंट हैं, दिमाग में रखिएगा, हालांकि आपसे प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। इस तरह से निम्न जाति सुधार आंदोलनों का दूसरा चरण भी हमारा खत्म होता है। अगले वीडियो में हम आधुनिक भारत के अंतर्गत किसान आंदोलनों को पढ़ेंगे, उसमें भी हम 2 वीडियो लेकर आएंगे आपको। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं, अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।